हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम अपने लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आने वाले टाइम में आपका एग्जाम है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है। आपसे पूछा कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अब एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खजुराहो में स्थित है कंदारिया महादेव मंदिर। कंदारिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश के खजुराहो छतरपुर जिला में स्थित है। इसका निर्माण चंदेल वंश के शासक विद्याधर ने कराया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और खजुराहो के सबसे बड़ा तथा भव्य मंदिर माना जाता है। खजुराहो के सभी प्रसिद्ध यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। अन्य विकल्पों की बात करें तो ओरछा जो है यहाँ राम राजा मंदिर और जहांगीर महल प्रसिद्ध है। उज्जैन की बात करें तो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए प्रसिद्ध है। और देवास की बात करें तो यह देवी तुलना भवानी और चामुंडा माता प्रसिद्ध मंदिर प्रसिद्ध है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है सही युग्म का चयन कीजिए। इसमें से आपको सही युग्म का चयन कीजिए यह बताया हुआ है। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान देहरादून दिया हुआ या गलत है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली दिया हुआ यह भी गलत है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर तो यह सही है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का जो मुख्यालय है वह जोधपुर में है। बाकी केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान का जो देहरादून दिया हुआ देहरादून ना होकर या शिमला में है या शिमला में यह अनुसंधान केंद्र है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान जो नई दिल्ली दिया हुआ यह आपका चेन्नई तमिलनाडु में, कहाँ पर है, चेन्नई तमिलनाडु में है। और केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है यह आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। तो यह चीज ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्थल यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्थल यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा सूर्य मंदिर जिसे कोणार्क का टेंपल भी कहते हैं जो कि उड़ीसा में है या 1984 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुआ। आगरा का किला या 1983 में शामिल हुआ। और फतेहपुर सीकरी जो है या 1986 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुआ। तो बचा क्या आपका, तो मांडू मध्य प्रदेश में स्थित स्मारकों का समूह। तो ऑप्शन बी जो है या यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है, ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता का प्रतिशत लगभग कितना था। आपसे पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता का प्रतिशत लगभग कितना था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 65.46% है। भारत की कुल साक्षरता दर कितनी, तो भारत की कुल साक्षरता दर जो है 74.06% है। जिसमें कि पुरुष साक्षरता जो है, मेल साक्षरता जो है यह आपका हो जाता है 82.14%। और महिलाओं का भी हमने बताया है आपको 65.46%। केरल जो है सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य है और बिहार जो है सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है। तो यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना। आपसे पूछा कि भारत में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान चुना गया। यह पंचवर्षीय योजना थी कार्य पीरियड 1956 से 1961 के बीच में, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का आधार पीसी महालनोबिस मॉडल था। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों के संतुलित विकास पर बल दिया गया। भारी उद्योगों के विकास, रोजगार सृजन और आत्मनिर्भरता पर विशेष ध्यान दिया गया। अन्य योजनाओं की बात करें तो पहली योजना जो थी 1951 से 56, इसमें कृषि और सिंचाई पर जोर दिया गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है। आपसे पूछा है कि भाखड़ा नागल बांध जो है किस नदी पर बना है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतलुज नदी पर बना हुआ है भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध जो है सतलुज नदी पर बना हुआ है। कहां पर, तो हिमाचल प्रदेश में।
इसका प्रकार कैसा है? तो कंक्रीट ग्रेविटी डैम है। उपयोग इसका सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण और पेयजल आपूर्ति के लिए। इसे भारत का आधुनिक मंदिर भी कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने दिया था यह नाम। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? आपसे पूछा है कि दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग यूरोप और उत्तरी अमेरिका को जोड़ता है। यह मार्ग दुनिया का सबसे व्यस्त और भीड़ भाड़ वाला समुद्री मार्ग है। यहां से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। मुख्य रूप से औद्योगिक वस्तुएं, मशीनरी, पेट्रोलियम और कृषि उत्पाद का आदान प्रदान होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विशेष रूप से उल्लिखित किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो होगी वह देवनागरी होगी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 343(1) के तहत। अनुच्छेद 343(1) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। साथ ही अनुच्छेद 343(2) और 343(3) में अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को निश्चित अवधि तक जारी रखने और संसद को इसे बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। संविधान में राजभाषा से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 343 से 351 तक दिए गए हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उच्चतम न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार प्रदान करता है? इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 भारत के राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वह किसी भी विधिक या सामाजिक महत्व के प्रश्न पर भारत के उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं। इस प्रक्रिया को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार कहा जाता है। उच्चतम न्यायालय की राय राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होती, केवल परामर्शात्मक होती है। बाकी ऑप्शन में दिया अनुच्छेद 132, तो अनुच्छेद 132 जो है उच्चतम न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार देता है। अनुच्छेद 133 उच्च न्यायालयों से नागरिक मामलों से अपील से संबंधित है। अनुच्छेद 142 न्याय करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण शक्ति है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है इनमें से कौन सा भारत में आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन करता है? आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा भारत में आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन करता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय। आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय के तहत प्रकाशित किया जाता है। इसका उद्देश्य होता है देश की आर्थिक स्थिति का वार्षिक अवलोकन, आगामी बजट के लिए नीतिगत सिफारिशें। आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष जनवरी फरवरी में संसद को प्रस्तुत किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत सरकार द्वारा अधिकृत निम्न में से कौन सी नीति राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा निर्देशित नहीं है? आपसे पूछा कि भारत सरकार द्वारा अधिकृत निम्न में से कौन सी नीति राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा निर्देशित नहीं है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भवन निर्माण संबंधी उपनियमों की तैयारी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में दिए गए हैं। ये नीतियां राज्य को सामाजिक और आर्थिक न्याय, कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता आदि सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शन देती है। इनमें निम्नलिखित शामिल है ग्राम पंचायत का संवर्धन अनुच्छेद 40, सामान्य नागरिक संहिता अनुच्छेद 44, मादक पदार्थों के सेवन का प्रतिषेध अनुच्छेद 47 से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है वर्ष 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? आपसे पूछा है कि वर्ष 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 14 बैंकों का। 19 जुलाई 1969 को भारत सरकार ने 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ उनकी जमा पूंजी 50 करोड़ या उससे अधिक थी। यह कदम आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने, ग्रामीण क्षेत्रों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने और आम जनता को ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उठाया गया था। इसके बाद 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है राष्ट्रपति के
5 वर्ष के कार्यकाल की गणना कब से की जाती है? आपसे पूछा है कि राष्ट्रपति के 5 वर्ष के कार्यकाल की गणना कब से की जाती है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिस दिन वह पदभार ग्रहण करते हैं उस दिन से। राष्ट्रपति का 5 वर्ष का कार्यकाल उस दिन से शुरू होता है जिस दिन वह पदभार ग्रहण करता है। यदि किसी कारणवश कार्यकाल पूरा होने से पहले वह पद खाली हो जाए तो नए राष्ट्रपति का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से शुरू माना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 56 में कार्यकाल से संबंधित प्रावधान दिया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायत का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 भारतीय संविधान के राज्य नीति के निर्देशक तत्वों में आता है। इसमें कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा और उन्हें स्वशासन की इकाई के रूप में सक्षम बनाएगा। इसका उद्देश्य स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देना है। बाद में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। अन्य विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 41 जो है काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 42 मनवांछित कार्य, दशाएं और मृत्युत्व राहत के लिए राहत से संबंधित है। अनुच्छेद 43 जो है आजीविका के लिए उचित जीवन स्तर से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? आपसे पूछा है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साहित्य के क्षेत्र में। विंस्टन चर्चिल को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1953 में दिया गया था। उन्हें यह पुरस्कार इतिहास लेखन और प्रभावशाली वाक्य शक्ति के लिए प्रदान किया गया। चर्चिल ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपने भाषणों और लेखन से ब्रिटेन का मनोबल बढ़ाया। उन्होंने कई ऐतिहासिक पुस्तकें लिखी जिनमें उनकी आत्मकथाएं और युद्ध पर आधारित ग्रंथ शामिल है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, निम्न में से किस महासागर में क्यूरोशियो जलधारा प्रभावित होती है? आपसे पूछा कि निम्न में से किस महासागर में क्यूरोशियो जलधारा प्रभावित होती है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रशांत महासागर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्यूरोशियो जलधारा को जापान धारा भी कहा जाता है, या प्रशांत महासागर में प्रभावित होती है, या एक गर्म जलधारा है जो फिलीपींस के पास से जापान की ओर बहती है। इसका समुद्री परिवहन, जलवायु और मछली पालन पर विशेष प्रभाव है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर बनाई थी? आपसे पूछा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर बनाई थी? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवनींद्र नाथ टैगोर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अवनींद्र नाथ टैगोर ने भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर बनाई थी। इसमें भारत को 4 भुजाओं वाली मां के रूप में दिखाया गया, जो ज्ञान, कपड़ा, अन्न और पुस्तक धारण किए हुए हैं। यह चित्र भारतीय राष्ट्रवाद और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक बना। यह चित्र भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रेरणा का स्रोत रहा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, निम्न देशों और उनकी राजधानियों में से कौन सा युग्म गलत है? आपसे पूछा कि निम्न देशों और उनकी राजधानियों में से कौन सा युग्म गलत है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना है, या सही है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, या भी सही है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है, या भी सही है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बीजिंग दिया हुआ है, तो यह गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि या युग्म गलत है। ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड की राजधानी जो है वह बर्न है, और बीजिंग जो है वो चाइना की राजधानी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आपसे पूछा है कि 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो जेपी कृपलानी थे। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने, और सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बने। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, मोनेजाइट अयस्क भारत के इनमें से किस राज्य की रेत में पाया जाता है? आपसे पूछा कि मोनेजाइट अयस्क जो है भारत के इनमें से किस राज्य की रेत में पाया जाता है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल में। मोनेजाइट एक रेयर
अर्थ तत्वों से भरपूर अयस्क है। यह मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु और उड़ीसा की समुद्री रेत में पाया जाता है। इनमें थोरियम, लेथेनाइट्स जैसे महत्वपूर्ण तत्व होते हैं जिनका उपयोग परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा उद्योग में होता है। बाकी बात यहाँ हो रही केरल की, तो केरल का गठन जो हुआ था 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल की भाषा है मलयालम। केरल का प्रसिद्ध उत्सव जो है ओणम, और केरल में जो है साक्षरता दर में सबसे अधिक है। अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे। तो ये रहे आपके टॉप जी के जीएस के प्रश्न। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है, वर्ष 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। कोई सुझाव हो तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ, देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।